हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? व्हाट्सअप? क्या हो रहा है? हाउस एवरीथिंग? रीमा, हाय रीमा. It's been a long time. It's been years actually. How are you? How's everything? आरिश, वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? uh, I just like to tell you रीमा कि यार most probably I'll see you soon in the States. I don't know when but I'm planning to come and I'll see you soon. ठीक है? And I hope your son, mashallah, I saw his images, yeah. He's a grown-up boy now. Yeah, so good to see you, yaar. Actually, that reminds me when मैं जब आया था मिलने के लिए and the way we roamed around, took the pictures of you and your son. It was really great experience. And I'm looking forward to see you guys again soon, inshallah. And take pictures of you and your family again. Huh? Why don't you visit Dubai, yaar? It's a great place, and I hope you will love this place once. So you do plan to come later in the जब गर्मियाँ गुजर जाएं तब. Yeah, me too. Actually, it's been ages. मेरा Facebook का account delete हो गया था, so I made a new one. So why don't you come down to UAE? छुट्टियों पे आओ, but family के साथ, and I'll show you around, and it's going to be a really great experience. That's it. And then I'll take pictures of your son and you, and I'm going to relive those old memories of. I remember हम कहाँ गए थे हम टाइम स्क्वायर गए थे, हम एक दो जगह और गए थे. That was really great experience. That was my first time. So I'll see you soon. Just visit UAE if whenever you get a chance, and I'm here to welcome you. Yep. परी आई हैं, हारिश हैं, यासिर भाई हैं. यासिर भाई सर, हाउ आर यू? इट्स सो ग्रेट टू सी यू. एटलांटिस सिटी, यार रिमेंबर हमने बोर्ड वॉक की थी एटलांटिस सिटी पे, यहाँ याद आया मुझे. दैट वाज अनदर ग्रेट एक्सपीरियंस. पता नहीं वो चेंज हो गया हो, आई डोंट नो. हाँ, सी यू सून ओवर देयर. या और यू कम यूएई, दैट विल बी ग्रेट एक्सपीरियंस. परी आई हैं. परी, आपका लास्ट शॉट जो पावरपुर का, दैट वाज रियली ग्रेट एंड आई लव दैट शॉट रियली. वालेकुम सलाम. यासिर भाई सर, नोकिया या में कोई अगर है तो ज़रा निकालें मेरे लिए जगह. आपको पता है या नहीं पता? हाँ, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़. तो अगर है कोई नोकिया में एनीवेयर, अगर आपकी कोई है, हेलो है, जस्ट लेट मी नो प्लीज़. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ चेंज. बिलाल भाई को सीवी दी थी, आपको पता है बिलाल भाई का. ठीक है, तो प्लीज़ ये देखिएगा. परी, आपको ये कहना था कि आपने जो वर्टिकल शॉट लिया है उसको लैंडस्केप में है, वही शॉट अगर है तो उसको भी अपलोड करो. आई वांट टू सी, बिकॉज द वे आई सी दैट फ्रेम इज मोर काइंड ऑफ अ लैंडस्केप रादर देन पोर्ट्रेट. बट ऑब्वियसली वो पानी ऐसे आ रहा है, सनसेट हो रहा है, दरख्त हैं, तो योर अप्रोच इज नेचुरल विच आई कम्प्लीटली एग्री. बट अगर लैंडस्केप में है कोई तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प. मोर वाइडिंग अगर है तो एल्स इट्स ओके. I really looking forward for that shot. Besides यासर भाई, बिलाल भाई को सीवी भेजी थी एज यूजुअल, वो सो चुके हैं, मुझे नहीं पता वो कब जागेंगे. तो अगर नोकिया में कोई है आपका, प्लीज़ I'll forward you my CV. ठीक है, तो बिकॉज यहाँ तो कुछ भी नहीं है आजकल. I'm just moving around here and there with no luck. फोटोग्राफी में बस छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो कर रहा हूँ आजकल. कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, स्टफ लाइक दैट. हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यासर भैया. तो मैं व्हाट्सअप करता हूँ या जैसे भी होता है मैं मैसेज करता हूँ आपको. तो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर आजकल काम हो रहा है मेरा, ज़्यादा एम्फेसिस है. मुझे फॉर्चुनेटली 2-3 ऐसे भी प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें मुझे बड़ा खुल के काम करने का एक्सपीरियंस हुआ. और मैंने मोनोक्रोमेटिक के ब्लैक एंड वाइट के ऊपर काफ़ी, मतलब कहना चाहिए, द वे आई सी हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, जो मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक टेस्ट है, उस पर रहते हुए मैंने काम किया. तो उसमें मैंने
मेरा यही होता है कि मैं स्पेसिफिक गियर यूज़ करता हूँ ब्लैक एंड वाइट के लिए, जो कि मेरे सबको पता है। मैं D700 यूज़ करता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी टोनैलिटी देता है। राइट फ्रॉम द कैमरा मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती टोन्स को निकालने में रॉ फाइल से, तो एक ये फैक्टर है। प्लस मैं मेरे जो ब्लैक एंड वाइट का एक ही मेरा 2 लेंस है मेरे, वो अगर मुझे ज़रा क्विकली शॉट लेना है तो मैं 105 f2DC लेता हूँ, या अगर मैंने सुकून से बैठ के मैनुअल फोकस तसल्ली के साथ, मतलब आई हैव माई ओन टाइम, मॉडल को भी जल्दी नहीं है, तो फिर मैं 105 1.8 AIS मैनुअल फोकस लेंस है, फिर मैं वो यूज़ करता हूँ। तो 2 लेंसेज का यूज़ करने का, हालांकि दोनों 105 है, एक है f2 और दूसरा है f1.8, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थर्ड और फर्स्ट स्टॉप का डिफरेंस है। तो बस ये है कि वो दोनों लेंसेज, एक ऑटो फोकस है और एक मैनुअल फोकस है, लेकिन जो अप्रोच है दोनों की रेंडरेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा इसलिए मैं मैनुअल फोकस को यूज़ करता हूँ क्योंकि वो टोनैलिटी अच्छी रहता है, क्योंकि दोनों लेंसेज के अंदर नंबर ऑफ़ ग्लास एलिमेंट्स कम होते हैं, उनके अंदर ग्लास एलिमेंट्स कम है, तो इसलिए मुझे मैक्सिमम टोनैलिटी मिलती है। अब ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि नंबर ऑफ़ ग्लास एलिमेंट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी टोन्स को निकालने में, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट। तो जितने कम ग्लास एलिमेंट्स होंगे किसी भी लेंस के अंदर, उतनी ज़्यादा अच्छी टोन्स आपको मिलेंगी। अब ये बात अब मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं बयान करते या क्यों नहीं शेयर करते, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मतलब एक तो आपका सेंसर आपको कितनी अच्छी टोन्स दे रहा है, लेकिन सेंसर आपको उसी वक्त टोन देगा ना जब लेंस में से फ़िल्टर होके मैक्सिमम टोन्स सेंसर में पड़ेंगी। तो पहला गेम ही लेंस से शुरू होता है। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आपने लेंस ही ऐसा चूज़ करना है जो आपको मैक्सिमम टोन्स प्रोवाइड करे। लोग, आपने जैसा अभी लिखा है सियासत भाई कि आई हैव एन इश्यू विद माई D800, द 7200 द फोटोज नॉट एंड अप बीइंग शार्प। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है यासिर भाई। शार्प ना होने की वजह एक ये हो सकती है कि हो सकता है आपका फोकस रीअलाइनमेंट का कोई इशू, बैक फोकस, फ्रंट फोकस, या सेकेंडली क्योंकि D800 है, D800 400 ISO, 400 ISO के बाद नॉइज़ देनी शुरू कर देता है, और नॉइज़ का मतलब है कि आपकी पिक्चर शार्प नहीं होगी, ठीक है। तो आपने शूट ही बेस ISO पे करना है, तो बेस ISO उसका मेरे ख्याल में या तो 100 है या 64 है, दो में से कोई एक है, मेरे ख्याल में 100 है, 100 होगा। तो आपने शूट ही 100 ISO पे करना है ताकि आपकी इमेज वो शार्प हो। सेकेंडली आप आपका हाथ भी हिल सकता है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, D800 36 मेगापिक्सल, स्लाइड सी वाइब्रेशन जो है क्लिक करते में या हैंड हेल्ड हल्का सा भी शेक होने में आपका इमेज शार्प नहीं हो सकता। लेकिन मोस्टली वजह ये जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज होते हैं 30 मेगापिक्सल से अबव जितने भी कैमराज हैं, अप टू 24 मेगापिक्सल यू आर ओके, यू आर इन सेफ जोन। लेकिन जहाँ आपने 30 मेगापिक्सल से अबव हिट किया, 36 मेगापिक्सल, 42 मेगापिक्सल, 46 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, इन सब में फिर ये होता है कि हल्की सी भी आपने थोड़ी सी छेड़खानी करी एंड यू आर गॉन, आपका इमेज गया, आपका इमेज कभी शार्प नहीं आता। तो मैं, अब लोग D850 लेते हैं और हर कोई ये कहता है यार हमारी इमेज शार्प नहीं आ रही, हमारी इमेज शार्प नहीं आ रही। मैं कहता हूँ भाई देखो, D850 रोज़मर्रा का कैमरा नहीं है, इट्स अ स्पेशल कैमरा। ठीक है, नाइकॉन ने बनाया है उसको कि इट्स फॉर डू इट ऑल पर्पस। आप वाइल्ड लाइफ भी कर लो, पोर्ट्रेट भी कर लो, लैंडस्केप भी कर लो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी कर लो, वेडिंग भी कर लो, तू मैं मैक्रो शैक्रो दुनिया जहाँ की फोटोग्राफी कर लो, बट स्टिल इट्स नॉट एवरीडे कैमरा। क्यों? उसकी वजह बहुत सिंपल है। उसकी वजह यह है कि आपने उसको रखना ही लो ISO पे, मिनिमम ISO पे शूट करना है। जब आप मिनिमम ISO पे शूट करोगे तो इमेजेस आपकी क्रिस्टल क्लियर होंगी। D850 जो है वो 1600 ISO तक आपको एक अच्छी रेंज देता है। 1600 ISO के बाद, 1600 ISO के बाद नॉइज़ आना शुरू हो जाती है, तो आपकी पिक्चर्स शार्प नहीं आती हैं। D850 को इस्तेमाल करने का, या D810 या D800, इनको इस्तेमाल करने का मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया था और मैंने शेयर भी किया था फेसबुक पे। वो प्रोटोकॉल ये है कि आपने हमेशा ट्राइपॉड यूज़ करना है, हमेशा, कुछ भी हो जाए ट्राइपॉड यूज़ करें। फिर उसके बाद आप उसका मिरर लॉकअप करें,
पहले ट्राइपॉड यूज़ करें, फिर मिरर लॉकअप करें, फिर आप इंट्रोड्यूस करें शटर डिले। शटर डिले क्या होता है कि पहले तो आपने एक ट्राइपॉड पर रख किया, फिर आपने मिरर लॉकअप करा, तो पहली दफ़ा क्लिक करेंगे तो मिरर उठेगा। जब मिरर अप होता है तो कैमरा शेक करता है, ठीक है। आपने उस शेक को भी मिनिमाइज़ करना है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए फिर आपने इंट्रोड्यूस कराना है शटर डिले। शटर डिले क्या होता है कि आपने पहली दफ़ा क्लिक किया तो मिरर उठा, दूसरी दफ़ा फिर आपने क्लिक करना है, उसके बाद एक टाइमर स्टार्ट होता है। वो टाइमर होता है 0.1 0.2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक। वो आपने खुद चूज़ करना है कि आपने कितना इंट्रोड्यूस कराना है वो डिले। मैं हमेशा 2 सेकंड करता हूँ, आप चाहे 3 कर लें। तो जो मिरर शटर डिले मोड है, शटर डिले मोड में आप 3 सेकंड का डिले इंट्रोड्यूस कराएं, जो कि मैक्सिमम होता है। तो आपने ट्राइपॉड पे रखा, फिर आपने क्लिक किया तो मिरर उठा, फिर आपने दोबारा क्लिक किया तो फिर 3 सेकंड तक के लिए कैमरा वेट करता है, उसके बाद फिर शटर ओपन होता है। तो यहाँ से मिरर लॉकअप होने से जो वाइब्रेशन होती है वो 3 सेकंड तक कैमरा आपका वेट करता है, और 3 सेकंड के अंदर जब वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर वो फाइनल एक्सपोजर के लिए शटर ओपन करता है। तो ये तरीका है हाई रेजोल्यूशन कैमरास को ऑपरेट करने का। अब हमारे यहाँ लोग शादी ब्याहों में तस्वीरें ले रहे होते हैं और फिर बोलते हैं कि इमेजेस शार्प नहीं आ रही है, नॉइज़ आ रही है, D850 है हमारे पास या Z7 है हमारे पास। भाई D850 तो फिर भी हैवी कैमरा है, Z7 लेंगे और उससे ज़्यादा नॉइज़ आएगी और उससे ज़्यादा आपकी इमेजेस शार्प नहीं आएंगी। अब ये बात कैसे समझाएं हम लोगों को, मेरी समझ में नहीं आता। बट एक्शन फोटोग्राफी इन बस मोड वोंट बी पॉसिबल, वुड बी? एक्शन फोटोग्राफी में आप 2000 शटर स्पीड और अबव पे आप शॉट करें, काम करेगा। D850 है वो विदाउट बैटरी ग्रिप 7 फ्रेम्स पर सेकंड है। विद बैटरी ग्रिप जिसमें आप D5 की बैटरी लगाएंगे तो फिर वो 9 फ्रेम्स पर सेकंड हिट करेगा। तो आप बड़े आराम से एक्शन फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन उसका D850 का और D810 या D800 का जो ऑटो फोकस रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो है इन कम्पेयर टू D5, D6 और स्पेशली D500 जो कि क्रॉप बॉडी है। D500 तो समझ लेना मिनी स्पोर्ट कार है, वो बनाई ऐसी है कि इट्स वेरी एजाइल, उसका ऑटो फोकस बहुत फास्ट है, ऑक्सीजन बहुत फास्ट है, ट्रैकिंग बहुत फास्ट है। तो D500 इट्स द मिनी वर्जन ऑफ D850। समझ लें D850 है फुल फ्रेम, उसमें से क्रॉप सेंसर निकाला आपने रेजोल्यूशन और आपने D500 बना दिया, तो दोनों की रेजोल्यूशन पिक्सल पिच सेम है। मैं D850 फुल फ्रेम और D500 क्रॉप सेंसर इन दोनों से मैं बराबर बराबर रख के मैं तस्वीर लूँगा ना और मैं जूम करूँगा, सेम मैग्नीफिकेशन आएगी क्योंकि पिक्सल पिच सेम है। पिक्सल पिच सेम है तो सेम मैग्नीफिकेशन आएगी। तो D850 इट्स लाइक D500 क्रॉप मोड में सेम चीज़ है। तो लेकिन जो डायनामिक रेंज है वो D850 की अच्छी है क्योंकि उन्होंने बनाया कैमरा ऐसा है कि उसका SNR फर्मवेयर अच्छा रखता है। D500 का उन्होंने नहीं रखा। D500 में उन्होंने उसको मोर काइंड ऑफ स्पोर्टी बॉडी बनाई है जो कि आपकी वाइल्ड लाइफ एक्शन फोटोग्राफी में डे लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और उसका फाइल साइज़ भी कम है अगर इन कम्पेयर टू D850। खैर बात तो कहाँ से कहाँ निकल गई, आपके सवाल पे हम बात कर रहे थे मोनोक्रोम और इमेजेस के ऊपर। तो मैं यही कह रहा था कि मैं हमेशा वालेकुम अस्सलाम सोहेब, कैसे हैं आप? मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ब्लैक एंड वाइट के लिए वो कैमरा लूँ जो मुझे मैक्सिमम टोनैलिटी दे, लेकिन कैमरे का सेंसर मुझे टोनैलिटी उसी वक्त देगा ना भाई जब उस पे से लेंस में से मैक्सिमम टोन्स निकल के फ़िल्टर होके सेंसर पे पड़ेगी, राइट? तो ये मेरे पास ये कैमरा है, दिखाता हूँ एक सेकंड। आप समझ लें ये क्रॉप बॉडी है मेरे पास, घर पे पड़ी हुई है मेरा, ठीक है। जब मैक्सिमम टोन्स लेंस में से गुजरेंगी तो ही मेरे पास कैमरा रजिस्टर करेगा ना मैक्सिमम टोन्स। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आपने लेंस बहुत वाइजली चूज़ करना होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। उसमें से जब आप निकलेंगी तस्वीरें, ठीक है, आपकी जो टोन्स निकलेंगी फिर ही वो रजिस्टर होंगी आपके इसमें, ठीक है। ओके ठीक है यासिर भाई, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ फिर। आप थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, जज़ाकल्लाह। तो आई वाज सेइंग कि मैक्सिमम आपने लेंस वाइजर चूज़ करना। तो मेरी कोशिश होती है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए मेरे पास 2 लेंसेज हैं। मैं पुराने AIS लेंसेज में यूज़ करता हूँ
उसकी वजह ये है कि वो मुझे मैक्सिमम टोन्स देते हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ लेंस एलिमेंट्स जो है वो कम है। जितने ज़्यादा लेंस एलिमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा टोनैलिटी आपकी कम होती जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आप शॉट ले रहे हैं 70 to 200 से, 70 to 200 जो है वो आपका कितने ग्लास एलिमेंट्स होते हैं किसी ने काउंट किया है? मैं बताता हूँ। 20 ग्लास एलिमेंट्स, 21 ग्लास एलिमेंट्स, 17 ग्लास एलिमेंट्स। ये समझ लो ये कोई ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है एक नॉर्मल मेरे पास जो लेंस है प्राइम लेंस 105 f2DC, उसके अंदर सिर्फ 5 ग्लास एलिमेंट्स हैं। और अगर आप 70 to 200 से शॉट ले रहे हैं पोर्ट्रेट, ठीक है, उसके अंदर 15, 17, 18, 21 ग्लास एलिमेंट्स तक है। ठीक है, याद रखें जितने ज़्यादा ग्लास एलिमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो टकराएगी और अपनी इंटेंसिटी खोती जाएगी। ठीक है, लेंसेज के अंदर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी खोती जाएगी उतनी ज़्यादा टोनैलिटी कम होगी। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आ रही। बहुत आसान है, मैं सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। हाँ, 3 कंपोनेंट होते हैं हर लाइट के। वाइट लाइट के जो हम कैप्चर कर रहे होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स आ रही होती है, सनराइज चाहे कोई भी, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू है, उसमें रेड से लेकर आपका ब्लू तक का जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, जिसमें 7 कलर होते हैं। जब हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेड से और हम एंड होते हैं ब्लू के ऊपर। ठीक है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है लाइट का। रेड से स्टार्ट किया, ब्लू पे हमने एंड किया। तो ग्लास एलिमेंट्स के अंदर एक प्लैंक कांस्टेंट एक इक्वेशन है, न्यू इज इक्वल टू सी, एच इज इक्वल टू सी वी सी न्यू, एच इज इक्वल टू सी न्यू। सी उसमें स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है, और न्यू प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट है और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब होता क्या है उसमें कि जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी लाइट की, जो कि रेड स्पेक्ट्रम की तरफ है, वो इजीली पास हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की जो कि ब्लू स्पेक्ट्रम की तरफ है, वो उतनी ज़्यादा रेजिस्ट होगी ग्लास में से अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरी जितनी ज़्यादा ग्लास एलिमेंट्स हैं उतनी ज़्यादा पोटेंशियल है ब्लू स्पेक्ट्रम को रोकने का, क्योंकि जितने ज़्यादा ग्लास है, क्योंकि एक ग्लास एलिमेंट है उसमें से रेड पास हो जाएगी, ग्रीन पास हो जाएगी, येलो पास हो जाएगी, लेकिन ब्लू मुश्किल से पास होगी, थोड़ा उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। ये एक ग्लास एलिमेंट की बात हो रही है। आप इमेजिन करें आपको 21 ग्लास एलिमेंट्स है, तो जितने ज़्यादा ग्लास एलिमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी ब्लू को पास होने में। तो फिर क्या होता है, रिजल्ट आपका क्या होता है कि आपकी टोनैलिटी नहीं आती, आपके पास इमेज जो फाइनल आउटपुट रॉ फाइल में, क्योंकि आपके इसमें से ब्लू फिल्टर कम होकर जा रहा है, रेड पूरा हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, मैजेंटा, और ब्लू जो है वो उनकी इंटेंसिटी कम से कम होती आ रही है जितने ज़्यादा ग्लास एलिमेंट से वो टकराती आ रही है लाइट। तो फाइनली जब वो सेंसर तक पहुंचती है तो उसकी इंटेंसिटी रेड के मुकाबले में कम होती है। जब वो रजिस्टर होती है, सेंसर उसको कैप्चर करता है और वो फिर रिप्रोड्यूस होती है, आपको इमेज फीका मिलता है। आप बोलते हो यार इमेज फीका है, सेचुरेशन बढ़ाओ। तो क्यों बढ़ाओ सेचुरेशन, जब आप ऑलरेडी एक हाई उससे इंटेंसिटी से आप उसकी लाइट को कैप्चर कर सकते हो बाय यूजिंग एन ओल्ड लेंस, जो कि आपको बहुत अच्छी टोनैलिटी दे सकता है। मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये तो एक फैक्टर हो गया कम ग्लास एलिमेंट्स के लेंसेज यूज़ करने का। दूसरा एक और फैक्टर है, वो ये है कि हाँ, और हर कोई ये कहता है यार क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो बहुत बुरी होती है इमेज में, मैजेंटा कॉर्नर आ रहे होते हैं, लुक्स वेरी वेरी बैड। मैं ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा क्रोमेटिक एब्रेशन होगी ना उतना ज़्यादा अच्छा है आपके इमेज के लिए ब्लैक एंड वाइट में। जी हाँ, इट्स रियली रियली ग्रेट। वाई? बिकॉज क्रोमेटिक एब्रेशन लेंस का बताने का। Hi Sasha, how are you? It's great to see you. Thanks for tuning in. Unfortunately, this video is all about technical stuff, photography. So in my native language, I'm not sure you're gonna be, understanding what I'm going to say. But thanks for tuning. Much appreciated. So I was saying कि हम जितनी ज़्यादा हम टोनैलिटी में मैं जो पुरानी लेंस यूज़ करता हूँ वो क्रोमेटिक एब्रेशन बहुत देते हैं, स्पेशली 105 f2DC बहुत देता है, 105 1.8 AIS वो बहुत देता है। ये
बहुत ज़्यादा क्रोमेटिक एब्रेशन देते हैं। जितनी ज़्यादा क्रोमेटिक एब्रेशन होगी लेंस की, वो उतना ही ज़्यादा ये आपको बताने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मैं जो हूँ लेंस आपको एक 2D प्लेन के ऊपर एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाने की कोशिश करके दिखा रहा हूँ। Chromatic aberration is the way of lens telling you that it is trying to create a 3-dimensional image on a 2-dimensional surface of a digital sensor. समझ में आई? मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ, एक सेकेंड, आई होप समझ में आ जाए। किधर गया? ये रहा, मिल गया, मिल गया, ये रहा। ये रहा। अब आप इमेज देखो और इसमें बताओ कि ये कितना 3 डायमेंशनल लग रहा है आपको। मैं अगर आपको इसको जूम करके दिखाऊं, ये देखो, ये आपको कितना 3 डायमेंशनल लग रहा है कि नहीं? हाथ देखें और पूरा इसका कैप्चर किया हुआ देखें, ठीक है? या अगर आप इसका टॉप देखें, पूरा ओवरऑल इमेज ये है, ठीक है? अब ये जो डेप्थ है ये f2 लेंस है, यानी कि 1.4 भी नहीं है, 105 f2 है, ठीक है? अब मुझे आप बताओ कि ये जो डेप्थ आई है, क्योंकि ये क्रोमेटिक एब्रेशन बनी ना, उसने चीज़ों को इतनी ज़्यादा एजेस के ऊपर सेपरेशन क्रिएट करी है कि वो इमेज जो ओरिजिनल इमेज है वो बाहर आ गया। फिजिकली ऑप्टिकली आपको ऐसा लगेगा कि इट्स कमिंग फॉरवर्ड। ये मैंने माजिद भाई को दिखाया, माजिद भाई कहने यार मैं समझ रहा था कि आपने फोटोशॉप किया है। वो लिटरली जूम कर करके ना वो देख रहे थे यूँ कर करके कि यार कहीं फोटोशॉप तो नहीं करी आपने। मैंने उनको दिखाया, वो खुद हैरत कर रहे थे, ठीक है? तो जो क्रोमेटिक एब्रेशन होती है ये डेप्थ क्रिएट करती है आपके इमेजेस में। आपके इमेजेस में सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से इतनी ज़्यादा सेपरेट कर देती है कि आपको लगता है कि देखने वाले को लगता है कि ये शायद फ़ोटोशॉप हुआ है। तो मैं इसलिए क्रोमेटिक एब्रेशन को बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी के लिए, क्योंकि क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, कलर तो है नहीं, वो आपको दिखेगा नहीं तो वो बुरा लगेगा नहीं। जब वो बुरा नहीं लगेगा तो आपको लगेगा यार इट्स अ पार्ट ऑफ द पोस्ट प्रोसेसिंग, पार्ट ऑफ द इमेज। तो वो डेप्थ क्रिएट करता है क्रोमेटिक एब्रेशन, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये बात थी। तो मैं इसलिए पुराने लेंसेज को मैं बहुत ज़्यादा इनपुट लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पुराने लेंसेज के अंदर आप मेरा अभी जो रिसेंट मेरा जो है, जो मैंने अपडेट किया तस्वीर कल परसों मैंने अपलोड की थी, कल की थी, दैट्स ऑल्सो फ्रॉम 1.8 AIS लेंस, ठीक है? ये मैंने कल इमेज अपलोड किया, ठीक है? ये जो टोनैलिटी है समझ लो 80% जो है, 85% ये राइट फ्रॉम द कैमरा, ठीक है? राइट फ्रॉम द कैमरा ही है, और बाकी मैंने सिर्फ कंट्रास्ट इंक्रीज किया है और हाईलाइट्स और शेडोज़ को मैंने एडजस्ट किया एंड आई गॉट दिस इमेज। ये D3S है। D3S सवाल है 50 MB आती है, 50 MB आती है प्रॉमिस। मैं समझा नहीं आरिश आपके सवाल को, कैन यू रिपीट अगेन प्लीज़? मेरे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का मेरा बहुत सिंपल फार्मूला है और मैं उसी को यूज़ करता हूँ। वो ये है कि D3S और D700 इन दो कैमराज में से कोई एक कैमरा और पुराने लेंसेज, वो जो कि मेरा 105 f2 DC और 105 1.8 AIS मैनुअल फोकस। तो दैट्स इट, बस यही है मेरा टूल्स ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है। बाकी वो ये है कि कंट्रास्ट मेरा ज़्यादा होता है हर इमेज में, बिकॉज आई लव हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट। उसमें होता है कि आई फील मोर लाइव, मोर कनेक्टेड। और क्योंकि जितने ज़्यादा आप खाली ब्लैक एंड वाइट करके इमेज को फ्लैट करेंगे, आँखों को वो इतना ज़्यादा
अट्रैक्ट नहीं लगता, वो माइंड इतना कैप्चर नहीं करता चीज़ों को। कंट्रास्ट में होता है कि आपका माइंड क्विकली ग्रैब होता है देखने वाले का इमेजेस पे, और वो क्विकली चीज़ों को ग्रैब करता है कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रास्ट हाइलाइट्स और शेडोज़ के दरमियान होगा एक इमेज के अंदर, बट इट हैज़ टू बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है आपका कंट्रास्ट और आपकी कंपोजिशन उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो इमेज आपका बिखर जाएगा, टूट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत करने का। तो कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका कंपोजिशन लाइट होनी चाहिए, शैडोज़ आपको क्रिएट करने आने चाहिए राइट फ्रॉम द कैमरा, रादर देन आप बैठ के फ़ोटोशॉप में उसको कर रहे हो। और ऑब्वियसली मॉडल का जो पोज होता है वो एक और अहम पॉइंट है किसी भी इमेज को मेक और ब्रेक करने का। तो लाइट, आपकी कंपोजिशन, मॉडल का पोज, और फिर आपका ये आता है एंड में कि आपने कौन सा कैमरा और कौन सा लेंसेज यूज़ किया। तो मेरे नॉर्मली ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, मुझे पता है मैंने कौन सा कैमरा कौन सा लेंस यूज़ करना है, मुझे पता है मैंने लाइट कहाँ से लेनी है, और उसके बाद फिर मैंने कंपोजिशन पे जाता हूँ और फिर मॉडल को पोज। ये मेरे 2 आखिर के काम है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है मैंने गेयर्स कौन से यूज़ करने हैं, लाइट कौन सी यूज़ करनी है। तो ये 2 चीज़ें तो प्री डिफाइंड होती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नेचुरल लाइट में शूट करूँ। एक ज़माना था फ्लैश बहुत यूज़ कर ली, अब फ्लैश का ना उम्र है करने का, ना इतने एनर्जी है कि स्टैंड लगाओ, फ्लैश लगाओ, फिर लाइट को आगे पीछे करो। जब थे जवान थे कर लिया, अब हिम्मत नहीं होती। सच्ची बात है, बूढ़े हो रहे हैं भाई। तुम नेचुरल लाइट है, नेचुरल लाइट में इतना हो गया, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने लाइट दी हुई है, उसी को से खेलो, उसी को आगे पीछे करो। मॉडल को बोलो थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर जाओ, थोड़ा गर्दन यूँ है उसको थोड़ा सा यूँ कर लो, तो आपका ये साइड लाइट हो जाएगी, ये साइड हल्की सी एक हिंट आनी चाहिए लाइट की, तो इट्स मोर देन एनफ। या 50-50 स्प्रेड कर लो इस तरीके से शूट करके, तो इट्स अप टू यू। तो ये सब चीज़ें आपने खुद करनी है, दिखानी है, सिखानी है, और प्रैक्टिस करें भाई। मेरी तो आजकल टिका की प्रैक्टिस चल रही है ब्लैक एंड वाइट की। ये के बाद दिख रहे पता नहीं कितने ऑफर्स आ रही हैं शूट की, मैं कर रहा हूँ, तो बस ये होता है। हाँ, क्या ऐसा ना कहें, आप अपने आप को ओल्ड कहते हैं, मुझे खौफ आता है। अरे नहीं ये जे भाई बूढ़े हो गए, सच्ची बात। बस अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए। बाथरूम में गिर गया था, स्लिप हो गया था कल रात को, सब रिप केज, शोल्डर, हाथ चला गया। बहुत तकलीफ़ हो रही है सुबह से। मुझे उस वक्त तो नहीं पता था, मुझे आइडिया था मैं सो कर उठूँगा, मुझे लग पता जाएगा, वही हुआ, मैं सो कर उठा हूँ। क्योंकि मैं पैर स्लिप हुआ है, मैं बैलेंस होने के लिए मैंने वॉश बेसिन पकड़ा है, मेरे रिब्स जाके सबसे पहले टकराए वॉश बेसिन से, और वो उस वक्त तो मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, और मेरा हाथ पूरा खिंच गया, क्योंकि मैं अपने आप को बचा रहा था कि मैं पूरा हिप के ऊपर ज़मीन पे ना गिरूँ। तो वो कोशिश तो कामयाब हो गई, लेकिन ये पूरा खिंच गया, और ये पसली जाके वॉश बेसिन से टकराई। वो चीज़ें जो है ना, सुबह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। गोलियाँ खा ली हैं, जेल वेल लगा लिया है, बट गए, 1-2 दिन के लिए गए, बस ये चल रहा है। बाकी बस वो ब्लैक एंड वाइट। हाँ, एक और चीज़ ब्लैक एंड वाइट में मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए, लाइट, कंट्रास्ट, शैडोज़, गेयर्स, मॉडल, उसका पोज। दूसरी चीज़ होती है, जो एक चीज़ रह गई है एस्थेटिकली, अगर आप बाहर शूट करते हैं तो वो होता है आपने पैटर्न्स देखने हैं। अगर आप कोई और ह्यूमन एलिमेंट के अलावा अगर आपने आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, तो आपने पैटर्न्स देखने हैं, सिमेट्री देखनी है, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपके एलिमेंट तस्वीर में होंगे तो आपका एलिमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा विजुअली। पैटर्न्स हो रहे हैं, ठीक है, सिमेट्री आ रही है, तो 50-50 ऐसे या जो भी है, ठीक है, तो ये विजुअली अट्रैक्ट होती हैं आपके व्यूअर्स को ब्लैक एंड वाइट में। और ब्लैक एंड वाइट में मेरी कोशिश ये होती है कि जितना इमेज सिंपल होगा, जिसमें क्लटर कम से कम होगा, उतनी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट फिर आपको अच्छी लगेगी।
विजुअली। तो बस ये बात, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ब्लैक एंड वाइट शूट करते रहें। और हाँ, एक चीज़ और, हर इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता, नहीं होता। अगर आप ये सोच के ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं कि मैंने हर इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है, तो हर इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। हाय ज्योति, हाउ आर यू? आई डिड अ शूट विद ज्योति एक्चुअली couple of day before yesterday, and it was really great experience working with her. We did some really nice shoot, some really nice images. I'm good, Jyoti. How are you? Besides everything fine. I hope you find your images very well, and thanks for your feedback. Looking forward for you to upload the images. तो ज्योति जो है उन्होंने भी मेरे काम को देख के we did a collaboration, and it was really great working experience with her. So I got another couple of shoots in line. देखें कब होते हैं, लेकिन जो मैंने डे बिफोर यस्टरडे वाला शूट किया था, एक्चुअली 2 दिन पहले, रामा का, दैट वाज आई रियली एंजॉयड दैट शूट बिकॉज मेरा मतलब की लाइट थी, तो मुझे अच्छी लगी उस लाइट को यूज़ करके। उसके विला गया था मैं, विला में जाके मैंने उसकी लाइट्स को ऑब्जर्व करके आई डिड अ शूट, एंड इट वाज, जब आपकी मतलब की लाइट होती है ना तो फिर मज़ा आता है। मैं ज्योति का मैंने शूट किया था कल, तो हमने कल फॉर्चुनेटली शाम के टाइम पे बड़ी अच्छी लाइट मिल गई थी हमें, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें अच्छे मिल गए थे जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, जहाँ पे हाई कंट्रास्ट हमें मिला। एक टनल थी, टनल में से लाइट आ रही थी और टनल के अंदर भी जा रही थी, तो दैट वाज काइंड ऑफ अ आर्क इफेक्ट, तो हमने उसको बहुत यूटिलाइज़ किया। ये आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है ऑन लोकेशन कि आपने कैसे शूट करना है, और जो एनवायरनमेंट आपके सामने है उसको आपने कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें क्विकली आपने डिसाइड करनी होती हैं, और फिर उस हिसाब से मॉडल को, लाइट को, और फिर आपने अपने डिफ़ाइन करके शूट करना होता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। ये ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे आपको हो जाएंगी या गूगल पे देख देख के आपको हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू रियली लुक फॉर इट एंड प्रैक्टिस। तो दैट्स इट। सो अगर आपको लोगों को क्वेश्चन है, प्लीज़ डू आस्क मी अबाउट ब्लैक एंड वाइट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। पैटर्न्स, बैलेंस, मिनिमम क्लटर होना चाहिए, लाइट्स एंड शेडोज़ आपकी कंट्रोल में होने चाहिए, और यू नो हाउ टू बैलेंस योर दोज लाइट्स एंड शेडोज़। कैमरे पे कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज आपने ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सपोजर है, शॉर्ट अंडर एक्सपोजर है, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना है क्या है। तो आपको कैमरे का पता होना चाहिए, अपने लेंसेज का पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस कहाँ पे यूज़ करना है, क्या है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन ज्योति। यू हैव अ वेरी गुड ग्रेट वीकेंड। गुड नाइट। थैंक यू। और फिर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रॉ फाइल में कितना लैटिट्यूड है टोन्स को निकालने का, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपकी कैमरा के अंदर कितना पानी है, उसकी रॉ फाइल में कितना दम है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है आप जो कर रहे हो। मैं ब्लैक एंड वाइट कर करके मेरा फार्मूला एक ऐसा डेवलप हो गया कि मुझे पता है कि मैंने कौन से एनवायरनमेंट में क्या करना है, कैसे इसको शूट करना है। मुझे अपने D700 और D3S का पता है कि ये कैमरा मुझे किस एनवायरनमेंट में कैसी आउटपुट देगा, और ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो मशीनों के साथ कि आपकी मसल मेमोरी काम कर रही हो, फिंगर टिप्स पे आउटपुट हो। कि मैंने एक्सपोजर कंपोजिशन मैंने -1 EV पे डायल किया तो मुझे मैक्सिमम कंट्रास्ट मिलेगा। अब ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आपने बेशक इन कैमरा मोनोक्रोम पिक्चर प्रोफाइल डायल कर दिया, कैमरे में तस्वीर खींचना रॉ फाइल है, तस्वीर खींचना आपको ब्लैक एंड वाइट कैमरे की LCD पे दिख रही है, ठीक है, बट वो फ्लैट ग्रे है। आप उसमें मैक्सिमम कंट्रास्ट कैसे लाएंगे आप बगैर कुछ छेड़े खाने? आप -1 से लेकर -2 EV तक एक्सपोजर कंपनसेशन डायल करें, और फिर मैक्सिमम लाइट में ले आके मॉडल को रखें, और फिर तस्वीर में फिर देखें कैसे टोन्स निकल कर आती हैं। अगर आप 0 एक्सपोजर कंपनसेशन पर डायल करेंगे ना, तस्वीर खींचेंगे, तस्वीर फ्लैट आएगी हमेशा। -1, -1.7 या -2 एक्सपोजर कंपनसेशन डायल करें, -1 से लेकर -2 तक। -1 से स्टार्ट करें,
-2 तक अपनी मर्ज़ी से या -2.3 एक्सपोजर कॉम्पोजिशन आप डायल करें और उसके बाद तमाशा देखिए कैसी टोन्स निकल कर आती है। अगर आपका इमेज अंडर एक्सपोज हो रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ शटर स्पीड या ISO दो में से किसी एक को, शटर स्पीड को कम करें या ISO को बढ़ाएं। क्योंकि अपर्चर तो आपको मुझे पता है आप लोगों ने f2 1.8 1.4 पे खींचना होगा। उसके बाद तमाशा देखिए मैक्सिमम कंट्रास्ट आपको मिलेगा इन कैमरा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा पोस्ट प्रोसेसिंग में, ज़्यादा मेहनत ही नहीं होगी आपकी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना भाई, ये चीज़ें फील्ड एक्सपीरियंस से काम करके आती हैं। तो मैं हमेशा मेरा D700 D3S -1 एक्सपोजर कॉम्पोजिशन पे रहता है। मैं ऑटो ISO पे होता हूँ और मैं शटर स्पीड से खेल रहा होता हूँ, अपर्चर मेरा फिक्स होता है और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा -1 से लेकर -2 एक्सपोजर कॉम्पोजिशन डायल होता है। वो ऑन द गो ऑन द फ्लाई मैं चेंज कर रहा होता हूँ कि अच्छा लाइट मुझे थोड़ी सी ऐसी चाहिए, चेंज करो, थोड़ा और अंडर एक्सपोज करो, मॉडल को थोड़ा खिड़की के करीब करो ताकि मुझे मैक्सिमम लाइट मिले और फिर मैं इस तरीके से फ्रेम ठक 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 ठक, ये होता है मेरा तरीका। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकेंड, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आई होप मैं आप लोगों को दिखा दूँ। वालेकुम अस्सलाम ज़ेब, कैसे हैं आप? ये देखें, आई होप कैमरा, एक सेकेंड, ये देखो भाई, ये आपको इमेज दिख रहा है, सेम इमेज है, सेम लाइट आ रही है, मॉडल है, कलर इमेज है। नेक्स्ट इमेज ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट इमेज, ठीक है, ये मैंने पोस्ट किया था। ये नेक्स्ट इमेज, ये सॉरी ये देखें, ठीक है। फिर ये, अगर इनका मैं एग्जिट डेटा दिखाऊँ ना आपको तो इसके एग्जिट डेटा में क्या मिलेगा, -1 होगा, ऐसे कुछ डायल हुआ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ये -1 या -2, ये हाई कंट्रास्ट इमेजेस, कितना कंट्रास्ट है इसके अंदर, ठीक है। कलर में ये इमेज ऐसा है और मैंने कोई वाइट बैलेंस इसका नहीं छेड़ा, ये राइट फ्रॉम द कैमरा वाइट बैलेंस इसका ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा ये थोड़ा मैंने एडिट किया लेकिन ये आया भाई, मतलब इट्स जस्ट ये। अब क्रोमेटिक एब्रेशन, यहाँ मेरा फोकस यहाँ पर है, मेरा फोकस इधर है, बट इट्स जस्ट अ इमेज, ठीक है। अब ये इंडोर लाइट है, अब इंडोर लाइट में मैंने लाइट यहाँ से आ रही है तो इधर चेहरे पे थी, ये जो एरिया है ये मैंने कैमरे के डायनामिक रेंज को इस्तेमाल किया है, लाइट बेसिकली यहाँ फॉल हो रही है। अच्छा एक इमेज ये रहा, ये देखें, अब ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये कैमरे की डायनामिक रेंज को यूज़ करके मैंने टोन्स निकाली है और ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये यहाँ तक कैमरे की डायनामिक रेंज है, ये जो है नेचुरल लाइट है। तो आपको पता होना चाहिए आपके कैमरे का कि हमने कौन सी चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये है, फिर सेम वही इमेज है कलर के अंदर, मतलब वही पोज है कलर के अंदर। नेक्स्ट ये, ठीक है, यहाँ पे ये नेचुरल लाइट आ रही है और ये सारा कैमरे की डायनामिक रेंज। तो मुझे पता है कि मेरा कैमरा कहाँ से कहाँ तक काम कर सकता है और मुझे कितने टोन्स कहाँ तक दे सकता है। ये इट्स एन ओवर एक्सपोज इमेज, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है, ठीक है। ये है, अब ये जो है इसमें सारी लाइट यहाँ से आ रही है, पूरी की पूरी लाइट, लेकिन ये जो एरिया है ये मैंने कैमरे की डायनामिक रेंज यूज़ करके निकाली है, ये थोड़ा सा ये एरिया, ये सारा नेचुरल लाइट है जो फॉल हो रही है, ये सारी कैमरे की डायनामिक रेंज है। तो मुझे पता है कि मेरा D3S हैंडल कर लेगा, लेकिन ये जो ट्रांजिशन आ रही है ना टोन्स की, ये जो टोन्स की ट्रांजिशन आ रही है या ये जो टोन्स की आ रही है, ये आपको D3S या D700 के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ कैप्चर ही नहीं होगी आपके सेंसर में
वो आप कैसे रेप्लिकेट करोगे पोस्ट प्रोसेसिंग में? वो अगर आप करोगे भी तो वो बहुत ऑड लगेगी आपको। हाँ, ये है एक इमेज, ठीक है। हाँ भाई, ये पूरी सीरीज है। अब ये एक है हाई कंट्रास्ट, अब ये है। अच्छा, इसके मैं अब आपको उसका मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल कैसे कैप्चर हुई है। ये है ओरिजिनल। अंडर एक्सपोज है ना इमेज, मैंने जानबूझ के अंडर एक्सपोज कैप्चर किया है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको पोस्ट प्रोसेस कैसे करना है, जो कि ये है। फ़र्क कितना लग रहा है, ठीक है। दोबारा दिखाता हूँ। ओरिजिनल इमेज ये है। अगर मैं चाहूँ मैं इसको भी पोस्ट कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाना है और ये इमेज ऑलरेडी मिनिमम एडिटिंग के साथ है। मैं अगर आपको दिखा दूँ कि ये देखो ये 0 है, ठीक है। अब मैं सिर्फ मैंने सिर्फ ये देख लो, आप खुद देख लो, मैंने तकरीबन सिर्फ हाफ स्टॉप एक्सपोजर बनाया है और ये इमेज रेडी टू गो है सोशल मीडिया पे यूज़ करने के लिए। कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये देख लो, कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे देख लो, कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है, सारी चीज़ें ज़ीरो है, सब चीज़ें ज़ीरो है, ठीक है। सब चीज़ें ज़ीरो है यहाँ पे। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने एक्सपोजर को हाफ अ स्टॉप बढ़ाया और इमेज रेडी टू गो है यूज़ करने के लिए। तो ये होता है भाई एक्सपोजर राइट फ्रॉम द कैमरा लेना। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्सपोजर लेना कैसे है, ठीक है। अगर और ये है मेरा ब्लैक एंड वाइट जो मैंने निकाला है इसमें से। अब वो कैसे निकाला है, वो भाई ऐसे निकाला है। मैंने इतनी छेड़खानी की है, हाईलाइट, शैडोज, वाइट्स, ब्लैक लेवल, टेक्सचर, क्लैरिटी, ठीक है। मेरा मेरा आप कंट्रास्ट देखो, मेरा कंट्रास्ट कहाँ जा रहा है, मैं 74 पे हूँ। मैं मुझे अच्छा लगता है हाई कंट्रास्ट में तस्वीरें खींचना, तो ये मेरा हाई कंट्रास्ट इमेज, ठीक है। ये है, ये है एक्सपोजर, एक ही एक्सपोजर है, एक ही है एक्सपोजर, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल। ये है ओरिजिनल एक्सपोजर 0 0, ठीक है। ये है ओरिजिनल एक्सपोजर और ये मैंने निकाला 2, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। कंट्रास्ट मेरा 70 पे है, हाईलाइट्स मिनिमम है, शैडोज और मैंने वाइट लेवल से खींच के क्लैरिटी को सॉफ्ट किया है। मैंने क्लैरिटी को मैंने इसलिए सॉफ्ट किया है बिकॉज ये लेंस कोई इतना ओवरली शार्प कैप्चर करता है कि मुझे इमेजेस को सॉफ्ट करना पड़ता है भाई। लेंस कोई इतना कमीना शार्प है ये देख रहे हो, ये इतना शार्प है कि मुझे क्लैरिटी इंक्रीज करके मुझे इमेज को सॉफ्ट करना पड़ा है यहाँ पे। ये मैंने सॉफ्ट किया इमेज क्योंकि इतना शार्प है। दिखाऊँ अभी, ये देखो, एक सेकेंड में टू, ये इतना शार्प है ये यहाँ पे, ये ओवरली शार्प इमेजेस है। तो मैं इसको मैं अब मतलब ये लेंस इतना कोई शार्प है कि यहाँ पे मैंने इसको सॉफ्ट किया है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देख लो यार, ये देख लो, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ अभी, मैं इसको 200% पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा के आपको दिखाता हूँ ये कितना शार्प है ये, और ये मैनुअली फोकस है। ये इमेज कोई इतना शार्प है, लेंस इतना शार्प है। ये आप पोर्स देख रहे हो कितनी आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्लैरिटी 0 है, तो मैंने क्लैरिटी को नेगेटिव लेके गया हूँ ताकि थोड़ा सा शार्पनेस कम हो। अभी भी शार्प है ये, कितना है क्लैरिटी है इसकी, -23। ये उस पर भी अभी भी इतना शार्प है, ये आप देख रहे हो। तो ये जो लेंसेज है ना भाई ये F2DC, ये ऐसे ही नहीं है, मैं पागल नहीं उतना जो मैं ये लेंसेज यूज़ करता हूँ। ये देखो, ये शार्पनेस देख रहे हो, तो ये 200 ISO है, F2 105 एक्सपोजर पे खींची है मैंने। उस पर भी मैंने क्लैरिटी इंट्रोड्यूस करी है -30, कि इतना ज़्यादा शार्प ना लगे कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लगी है। ये है,
100, ठीक है, यह है, ठीक है, ओरिजिनल इमेज ये है, ठीक है, और फिर मैंने टोन्स निकाली इसकी, ये है एक, ठीक है, ओरिजिनल इमेज ये है। अब ओरिजिनल इमेज ही राइट फ्रॉम द कैमरा, इतना है कि मुझे कुछ भी नहीं करना इस पर, कुछ भी नहीं करना, ये ओरिजिनल इमेज ही राइट फ्रॉम द कैमरा, इट्स परफेक्ट, ये इसका एग्जिट है, ठीक है भाई। तो मैंने ना मुझे वाइट बैलेंस छेड़ना है, ना मैंने कोई शार्पनेस इंक्रीज करनी है, ना मैंने, अगर मैं चाहूँ मैं इस इमेज को एज इट इज़ पोस्ट कर दूँ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑटो एक्सपोजर डायल करता हूँ, जो कि कमांड और यू है, ये वाला यू यू करूँगा देखो, तो ये हो जाएगा। दोबारा करता हूँ मैं, इसमें यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑटो का, क्लियर गया, ये ऑटो एक्सपोजर, मैं ये क्लिक करूँगा, देखो क्या होगा, ये लाइट रूम ने ऑटोमेटिकली एक्सपोजर करेक्ट कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लाइट रूम ने खुद ही ये चीज़ें कर दी। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरा टेस्ट नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो वापस करो भाई, ठीक है। मेरा ये टेस्ट है कि अच्छा भाई मुझे थोड़ा सा शेडो करना है, ज़्यादा नहीं, कंट्रास्ट मैं अपना करूँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और, ठीक है, इतना, और मैंने वाइट बैलेंस को थोड़ा सा, दैट्स इट, सिर्फ मैंने ये किया है, दैट्स इट, एंड आई एम डन विद द इमेज, मुझे कुछ भी नहीं करना, दैट्स इनफ, मेरे लिए बिल्कुल सही है। अब इस पे शार्पनेस कितनी है ये देख लो भाई, ये देख लो कितना शार्प है इसके, ये आइज देख लो, आइज दिखाता हूँ भी आपको 100% पे, ये देखो ये कितनी शार्प इसकी स्किन पोर्स नज़र आ रही है। तो ये पोर्स तो मैं क्लैरिटी ही माइनस करके करूँगा, और मैं क्लैरिटी नेगेटिव करता हूँ, ये -30 करी, उस पर भी अभी भी शार्प है, अभी भी शार्प है, -30 -23 पे भी क्लैरिटी पे भी ये शार्प है। और जबकि मैंने यहाँ पे मेरा ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने रीसेट किया था, दोबारा रीसेट आपके सामने करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है चीज़, ये लेंस डेटा में बिल्ट इन है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये उस पर भी है, ये इमेज ऐसे आ रहा है, तो मुझे मजबूरन डायल करनी पड़ती है क्लैरिटी, क्योंकि लेंस साला इतना शार्प है कि वो एक एक चीज़ निकाल के दिखा देता है मुझे, और ये मिनिमम एडिट है मेरी, ये मैंने बस टोटल एडिट किए, तो ये रिज़ल्ट आ रहा है भाई इसका। फिर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये सब, इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन ये है, जो दूसरा इमेज है, मैंने ये टोन्स निकाली हैं इसकी। तो D3S का मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है। तो भाइयों और बहनों और दोस्तों और दोस्तियों, ये एक छोटा सा डेमो था आप लोगों के लिए कि दैट्स हाउ आई डू ब्लैक एंड वाइट। ये कि मेरा ऑन द गो फार्मूला है, D3S, D700 और मेरे दो फेवरेट लेंस। 50mm मुझे नहीं पसंद, उसकी फोकल लेंथ मुझे नहीं पसंद। 85 मुझे बहुत वाइड लगता है, मुझे कोई, मैं 135 mm जो है मुझे बहुत टाइट लगता है, तो 105 जो है वो एक बीच की रेंज है, जो कि मुझे डेप्थ भी देती है और इतना वाइड भी दे देती है कि आई एम मोर देन हैप्पी टू गो। तो ये है मेरा एक क्विक तरीका ब्लैक एंड वाइट का, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। दैट्स इट, अगर कोई सवाल है तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई, क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, ट्यूनिंग इन, और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, आई एम मोर देन हैप्पी। अच्छा एक चीज़ और,
एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ और आपके खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्यों है। अच्छा भाई, ये देखो, मैंने बोला था कि हर इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, ठीक है। दोबारा मैंने ये बात बोली थी कि हर इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। ये चेक करें, ये कलर इमेज है। मैंने उसी सीरीज़ में पहले मैंने इंडोर किया था, फिर मैंने आउटडोर किया है, ठीक है। सेम है। मैंने इसका एक और एंगल, दूसरा फ्रेम है, वो मैंने ब्लैक एंड वाइट किया, वो ये है। अब आपको ये अच्छा लग रहा है या आपको ये अच्छा लग रहा है? आप ईमानदारी से बताओ, कलर या ब्लैक एंड वाइट? मैंने इतनी कोशिश करी कि मैं ब्लैक एंड वाइट को किसी तरीके से रिप्रेजेंटेबल बना लूँ हाई कंट्रास्ट के साथ, मैं नहीं बना पाया क्योंकि ये कलर्स, ये जो पूरा सीन है ये कलर के लिए है, ब्लैक एंड वाइट के लिए है ही नहीं। जी एग्जैक्टली। मैंने फिर उसके बाद मैंने ब्लैक एंड वाइट से छेड़खानी करी नहीं क्योंकि मुझे ये कलर्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इनको अगर मैं ब्लैक एंड वाइट में करूँगा तो ये कलर्स के साथ इनजस्टिस है, ठीक है। ये कलर्स के साथ ज़्यादती है, ठीक है। और लेकिन उससे पहले जो मैं शूट कर रहा था, ये वाला, ये वाला, ये देखें, ये कलर में भी अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट में भी अच्छा लग रहा है। किसी को ये कलर में अच्छा लगेगा द वे इट इज़, लेकिन ज़्यादातर को ये ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लगेगा द वे इट इज़। अच्छा, मैंने जो शॉट अपलोड किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ओरिजिनल शॉट है, ठीक है। कलर में ये ऐसा है, ये मैंने रीसेट किया है इसको भी, ठीक है। ये कलर में ऐसा है। मैंने इसको अंडर एक्सपोज -1.7 पे शूट किया है क्योंकि मुझे डार्क ही चाहिए था, क्योंकि मुझे टोन से निकालनी थी, ठीक है। तो मैंने शूट ही अंडर एक्सपोज किया है। अब ये अच्छा लग रहा है आपको या ये ब्लैक एंड वाइट अच्छा लग रहा है? अब आप मुझे खुद ईमानदारी से बताओ कि ये इमेज कलर में ज़्यादा अच्छा है या ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छा है? कौन सा अच्छा लग रहा है? बताओ, आपको ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? मुझे बताया, ठीक है। अब आप खुद लोग कह रहे हैं कि ये आपको ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लग रहा है, सिंपल एज दैट। तो ये बात कहने का मतलब है कि हर इमेज ना ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लग सकता है और हर इमेज कलर में भी अच्छा नहीं लग सकता। अब कौन सा इमेज अच्छा, कौन सा इमेज ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लगेगा, कलर में अच्छा लगेगा, ये आपकी अपनी जजमेंट है। और ये जजमेंट आपकी उससे ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो सकती है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कितना ज़्यादा। देखें, काम ना, मैं एक बात बोलूँगा, बुरा मत मानिएगा ऑनेस्टली, बिकॉज आई नो कि बुरा लगेगा आप लोगों को। देखिए, हमारे मुल्क में जहालत बहुत है फोटोग्राफी की। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दैट्स द स्टैंडर्ड, ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं और हमारे जो गुरुज हैं, ठीक है ना, वो जो हमें दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं और जो भी है दैट्स द बेंचमार्क, हमने सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से बाहर निकल के इंटरनेशनल लोगों का ब्लैक एंड वाइट आप काम देखोगे ना, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि किस तरीके का काम होता है, ठीक है। मेरा काम ब्लैक एंड वाइट का जो है ना, ये मेरा अपना टेस्ट है जो मैंने खुद बाहर के लोगों को देख देख के इंस्पायर हो के सीखा है। मैंने पाकिस्तान के किसी भी एक बंदे का ब्लैक एंड वाइट के काम से मैं इंस्पायर नहीं, एक भी बंदे का नहीं। बुरा लगता है, लगे, बट दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। मैंने बाहर के लोगों का ब्लैक एंड वाइट काम देखा, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन हम लोग जो है ना वो बस है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं था, टैलेंट बहुत है, काम बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का ब्लैक एंड वाइट काम अच्छा है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ही पाकिस्तान का ब्लैक एंड वाइट काम पसंद नहीं करता। कुछ लोगों का बहुत अच्छा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, गालिब हसनैन का, आप उनका ब्लैक एंड वाइट का काम उठाएं। उन्होंने जो अवार्ड जीता था वो ब्लैक एंड वाइट इमेज पे ही जीता था, ठीक है। लाहौर में जो उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, जीता था, वो ब्लैक एंड वाइट इमेज पे लिया था। कुछ तो थी ना उस ब्लैक एंड वाइट इमेज में बात, ठीक है। हमारे सामने की मिसाल है गालिब भाई की। और इसके अलावा लेकिन बात वही है कि उन्होंने इमेज ही ऐसा सेलेक्ट किया था कि जो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा स्ट्राइकिंग था, ठीक है। वो उसके पीछे आपकी अपनी मेहनत होती है, आपका अपना काम होता है।
आप बाहर के लोगों का काम देखोगे ना, आपके दिमाग में चीज़ें डेवलप होंगी और उसके पीछे आपका अपना पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस भी होता है कि आपका मिजाज कैसा है। अगर आप हर वक्त झूठ, मैं सच ही बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली ये प्रूवन बात है। आप खुद पे अप्लाई करके देखो, आपको पता चल जाएगा मैं कितना सही कह रहा हूँ। अगर आप हर वक्त झूठ बोलते हो, आप धोखाधड़ी 2 नंबर ही करते हो, ठीक है, तो आप पे ना जो काम होगा ना वो ऐसा ही होगा फोटोग्राफी का। लेकिन अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, मैंने किसी के नहीं उठाने, और किसी को मेरी बात बुरी लगती है लगे, अगर आप क्रिस्टल क्लियर अपनी लाइफ में हो हर चीज़ पे, आपके काम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, आपके काम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। मेरा ब्लैक एंड वाइट काम में कोई ग्रे है ही नहीं, क्योंकि मैं ब्लैक को ब्लैक रखता हूँ, वाइट को वाइट रखता हूँ, हाई कंट्रास्ट। क्योंकि जो चीज़ मेरी नज़र में गलत है वो गलत है, जो चीज़ मेरी नज़र में सही है सही है। ये मेरी अप्रोच है डेली लाइफ में। जब मेरी ये अप्रोच डेली लाइफ में, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में से होती हुई मेरे इमेजेस में आती है कि मैं इसलिए हाई कंट्रास्ट रखता हूँ चीज़ों को, क्योंकि दैट्स हाउ आई सी एंड डू माई थिंग्स इन दिस रियल वर्ल्ड। मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में भी। मैं हाई कंट्रास्ट मेरी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं लगता, मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे लगता है, और दिलो जान से लगता है। चाहे वो गलत भी होगा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी नज़र में वो सही है, ठीक है ना। तो ये अगर, लेकिन अगर आप मोनोपली हैं, ठीक है, आप चीज़ों को मफाद परस्त हैं और आप दोस्तों को, उनकी गैदरिंग्स को, उनके कनेक्शन को अपने मफाद के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ तो आपके हर काम में दिन लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी, वो चीज़ आपके इमेजेस में भी रिफ्लेक्ट होगी। फिर आप उन्हीं दोस्तों का एवरेज काम पे वाह कर रहे होंगे और वही दोस्त आपके एवरेज काम पे वाह कर रहे होंगे। तो ये वही वाली बात होगी, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तो हमारी तो फोटोग्राफी पाकिस्तान में चली ऐसी रही है, ठीक है ना भाई, तो करते रहें। तो फिर ये ना बोले कि यार हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हमारे काम में वो वाव फैक्टर नहीं आ रहा। कैसे आएगा वाव फैक्टर जब आप खुद आप एक सर्कल में आप फंसे हुए और आप उस सर्कल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे? तो फिर तो आप ऐसे ही रहोगे ना, सारी उम्र कुएं के मेंढक रहोगे। अपने आप को इस सिस्टम से अलग करें। वो फिल्म मैट्रिक्स में था ना कि यू हैव टू बी डिटैच फ्रॉम दिस सिस्टम टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रियल। वो मॉर्फियस कहता ना नियो को कि हैव यू एवर हैव अ ड्रीम दैट यू श्योर इट वाज रियल, बट इफ यू आर अनेबल टू वेक फ्रॉम दैट ड्रीम, हाउ डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द ड्रीम वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड? तो आप जब तक जागेंगे ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है? आपको तो सही लगेगा हर वक्त, क्योंकि आप उन सर्कल ऑफ पीपल के दरमियान में बैठे हैं जो आपको हर वक्त इस बात की यकीन दहानी कराते रहते हैं कि यार जो तू कर रहा है ना वो बेस्ट है, वो नेक्स्ट लेवल है, वो आला है। तो जब तक आप उन लोगों के दरमियान बैठे रहोगे तो वह वही आपका एवरेज काम होगा, फिर वैसे ही आप रहोगे, क्योंकि आप उनकी वाह वाह के आदी हो चुके हो। वाह वाह का आदी होना ना बहुत ईजी है यार, इट्स सो ईजी, ठीक है। लेकिन अपने आप को उस वाह वाह के चुप्पल से आज़ाद करना और फिर अपनी एक आइडेंटिटी बनाना इज द टफेस्ट जॉब जो हमारे यहाँ हर कोई करने से घबराता है, हर कोई करने से घबराता है, क्योंकि सच बोलना ना इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबॉडी। उस पर सच बोल के खड़े रहना और दूसरों को कायल करना अपने काम से, अपने अपने काम को यूज करके लीड बाय एग्जाम्पल बना के, इट्स द टफेस्ट जॉब। मैंने कल ही घर छोड़े, मैंने बड़े बड़े फोरम्स छोड़ दिए फोटोग्राफी के। तंजीला अगर देख रही है तो तंजीला को पता है मैंने बड़े बड़े फोरम्स छोड़ दिए, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है, मेरी नज़र में वो सही नहीं है। लगता है बुरा लगे, आई डोंट केयर। मैंने फोरम्स छोड़े, मैं फोरम छोड़ा हूँ अभी, तो मतलब छोड़ा तो नहीं, मतलब आई जस्ट, जो चीज़ मुझे सही नहीं लग रही सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। मैं अपने आप को उस सिस्टम का पार्ट बनाने से बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ जहाँ पे मुझे तब घुटता हुआ महसूस होता है फोटोग्राफी में, मुझे दम घुटता हुआ महसूस होता है एंड आई फील लाइक नहीं यार, इट्स टाइम टू गेट आउट, इट्स टाइम टू गेट आउट। या यही वजह है कि मेरा काम इम्प्रूव हो रहा है,
मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे काम में पिछले 2 साल में जितनी इम्प्रूवमेंट आई है वो पिछले 6 साल में नहीं है, 7 साल में। सिर्फ इन 2 सालों में मैंने अपने आप को आइसोलेट किया उस सिस्टम से। आप सब जिस सिस्टम का पार्ट हो, मैंने अपने आप को सिस्टम से आज़ाद किया और आई एम एक्सट्रीमली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग लिबरल कि यार मुझे काम की जो तारीफ होती है ना, फिर वो जेन्युइन होती है। वो ये नहीं है कि स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। क्योंकि मेरी तस्वीर पे जो कमेंट करता है, जो तारीफ करता है ना, वो दिल से करता है। क्योंकि मैं अव्वल तो किसी से बात नहीं करता, ना मैं अव्वल किसी के प्रोफाइल में आके उंगली करता हूँ, जो हमारी अक्सर लोगों की आदत है। बस आदत है, अब क्या बोले उन लोगों को उंगली करने की। मैं तो करता नहीं हूँ भाई, ना मैं जाता हूँ किसी के प्रोफाइल में। मुझे जो मुझे अच्छा लगता है मैं दिल से मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं स्क्रॉल करके खामोशी से गुजर जाता हूँ। लेकिन मैं जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ। वही वाली बात, वाइट है तो वाइट है, ब्लैक है तो ब्लैक है, कोई ग्रे नहीं है। मैं किसी भी ऐसे एवरेज तस्वीर की तारीफ़ नहीं करता, ना करूँगा, जो सिर्फ इस वजह से है कि वो मेरे दोस्त की है। नहीं है तो नहीं है, अच्छी है मैं करूँगा, चाहे वो किसी की भी हो। बस इतनी सी बात है। तो ये चीज़ें ना आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं आपके काम में, कि आप दुनिया को कितना ब्लैक एंड वाइट में से किस तरीके से देख रहे हो। इट्स सो टफ, इट्स सो टफ, इट्स नॉट ईजी। तो मैंने आपको दिखा दिया आज, थोड़ा डेमो भी करा दिया ब्लैक एंड वाइट का, मैं ब्लैक एंड वाइट कैसे करता हूँ। टूल्स मेरे कौन कौन से ब्लैक एंड वाइट में। कम ग्लास एलिमेंट्स के लेंस लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं नाइकन यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कैमरा मैंने गोल की किया हुआ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मुझे पता है कि कैमरे से कैसे काम लेना है। तो पहले अपनी मशीन को जाने, आपको फ़ायदा रहेगा। तो बस यही चंद बातें थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। आउच, आउ, तकलीफ नहीं जा रही यार, तकलीफ नहीं जा रही। तो कमर की तकलीफ आज मारेगी। तो ये बातें थी। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कोई सवाल हो तो आप मुझे सेंड करके पूछ सकते हैं ब्लैक एंड वाइट के बारे में या नाइकन के बारे में। हम बस कुछ दिन की और बात है, फिर शायद पता नहीं ये शौक रहे ना रहे, क्योंकि अब दिल खट्टा होता जा रहा है फोटोग्राफी से। बहुत कर ली। चलने चलाने के दिन आने वाले। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तंजीला ने मुझे बोला था, आई रिमेम्बर, तंजीला ने बोला था कि तुम फोटोग्राफी छोड़ दोगे, फोटोग्राफी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आई बिलीव शी इज़ राइट। मुझे एक और ने बात बोलेगी मेरी वाइफ ने, कि शी सेड द सेम थिंग, आप फोटोग्राफी छोड़ ही ना दें। एंड आई वाज लाइक पता नहीं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ज़िंदगी में मैंने जो भी काम किया ना, दिल से किया, तो वो इतना किया कि पता नहीं मैंने सारी हदें क्रॉस कर दी। फोटोग्राफी उनमें से एक है। तो लेट्स सी। जॉब से ज़्यादा फोटोग्राफी के बारे में पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, आदत है ना, क्योंकि नॉलेज फोटोग्राफी लर्निंग की मुझे हैबिट है, तो वो रोज़ाना की है मैंने। रोज़ाना मुझे कुछ ना कुछ सीखना है फोटोग्राफी का। वो आदत बहुत बुरी पड़ी हुई है मुझे 6-7 साल से, तो इस वजह से हर वक्त मैं सीखता रहता हूँ और आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ चीज़ें। तो ये बात थी। चलें, एनीवेज, थैंक यू सो मच आप लोगों ने आज इतना टाइम दिया मुझे, खिलाफ तवक्को। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप लोग थे ऑनलाइन तो मैंने भी इतना बोल लिया, आप लोग नहीं होते तो शायद मैं सेशन कब का बंद करके ब्राउजिंग कर रहा होता, क्या कर रहा होता, मुझे भी नहीं पता। बट रियली आई टोटली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड योर कंसर्न, योर कनेक्शन, योर क्वेश्चंस, एंड जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा रमज़ान में, मेरे हक़ में दुआ करें कि मुश्किल के दिन खड़ी हैं। तंजीला कह रही है यू शुड डू इट ऑफन। करेंगे यार तंजीला, यू नो आई डू थिंग्स फ्रॉम हार्ट।
आप लोग थे आज प्रेजेंट थे तो इसलिए मेरा भी दिल लग गया, तो आई स्टार्ट शेयरिंग स्टफ। मैंने भी आपको ऑनलाइन दिखा भी दिया। नहीं होता है तो नहीं होता। अब ये है कि मैं इसको क्लिप को सेव करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसको पब्लिक कर दूंगा, तो यूट्यूब से देख लें, कोई टेंशन नहीं। ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं अभी करूँगा सेशन ख़त्म करने के बाद। तो दैट्स इट। Black and white photography, again, it's representing your mindset. It's representing your mindset. How much you are seeing the world. Exactly, तंजीला। आओ तो दिल चाहो, मैं एक सेशन और है, एक चीज़ और है, मैं उस पर कल बात करूँगा इंस्टाग्राम इसी टाइम पे 10:30, आपकी तरफ 11:30 होंगे। तो it's about photography. It's about how we are taking photography and how much we are serious about photography. मैं कल बात करूँ, आज नहीं। आज के लिए ब्लैक एंड वाइट। चलें इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ख़त्म कैसे करते हैं भाई इसको? किधर से ऑफ होगा? ओके।